चैप्टर 5 डॉक्टर फर्ग्यूसन ने अपने प्रस्थान की तैयारियों को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया और कुछ संशोधनों के साथ अपने गुब्बारे के निर्माण की देखरेख खुद की, जिसके बारे में उन्होंने सबसे अधिक चुप्पी साधे रखी। पिछले काफी समय से वे अरबी भाषा और विभिन्न मंडिंगो मुहावरों के अध्ययन में लगे हुए थे और बहुभाषी होने की अपनी प्रतिभा के कारण उन्होंने तेजी से प्रगति की थी। इस बीच उसका दोस्त खिलाड़ी उसे कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। उसे इस बात का डर था कि डॉक्टर किसी से कुछ कहे बिना ही चला जाएगा। इस विषय पर उसने उसे सबसे प्रेरक तर्कों से संतुष्ट किया, जो हालांकि सैमुअल फर्ग्यूसन को राजी नहीं कर पाए, और उसने अपनी सांसें दयनीय विनतियों में बर्बाद कर दी, जिससे बाद वाला थोड़ा बहुत ही प्रभावित हुआ। अंत में डिक को लगा कि डॉक्टर उसकी उंगलियों से फिसल रहा है। बेचारे स्कॉट को वाकई बहुत दया आ रही थी। वह बिना किसी डर के उस नीले गुंबद को देख सकता था। जब वह सोता था तो उसे ऐसा कंपन महसूस होता था जिससे उसका सिर घूम जाता था, और हर रात उसे अथाह ऊंचाइयों पर झूलते हुए सपने आते थे। हमें ये भी जोड़ना चाहिए कि इन भयावह दुस्वप्नों के दौरान वह 1 या 2 बार बिस्तर से गिर गया था। तब उसकी पहली चिंता फर्ग्यूसन को खोपड़ी पर लगी गंभीर चोट दिखाना था, और फिर भी वो गर्मजोशी से कहते थे वह केवल 3 फीट की ऊंचाई पर था, 1 इंच भी अधिक नहीं, और यह इतनी बड़ी चोट। जरा सोचिए, फिर ये कटाक्ष जो कि दुखद अर्थ से भरा था, डॉक्टर के दिल को छू नहीं पाया। उनका हमेशा यही जवाब होता था, हम नहीं गिरेंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हम गिर गए, हम नहीं गिरेंगे। ये निर्णायक था और कैनेडी के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। डिक को सबसे ज्यादा इस बात से चिढ़ थी कि डॉक्टर ने कैनेडी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से भूला दिया था और उसे हवाई यात्रा में उसका साथी बनने के लिए नियति के रूप में देखा था। इस बात पर कभी संदेह की छाया भी नहीं थी, और सैमुअल ने प्रथम पुरुष बहुवचन का असहनीय दुरुपयोग किया। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तैयार रहेंगे, हम शुरू करेंगे, आदि आदि। और फिर वहाँ एकवचन अधिकारवाचक विशेषण था, हमारा गुब्बारा, हमारी कार, हमारा अभियान। और यही बात बहुवचन में भी लागू होती है, हमारी तैयारियां, हमारी खोजें, हमारा उत्थान। डिक उन्हें देखकर कांप उठा। हालांकि वह जाने के लिए दृढ़ निश्चय था, लेकिन वह अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था। आइए हम ये भी बता दें कि खुद को ठीक से न जानते हुए भी उसने एडिनबर्ग में भारी कपड़ों का एक खास चयन और अपने सबसे अच्छे शिकार के उपकरण और आग्नेयास्त्र भेजे थे। एक दिन ये स्वीकार करने के बाद कि सौभाग्य की प्रबलता के साथ सफलता की संभावना 1000 में से 1 हो सकती है, उसने डॉक्टर की इच्छा के आगे पूरी तरह से झुकने का नाटक किया। लेकिन फिर भी यात्रा को टालने के लिए उसने अनेक प्रकार के छल कपट किए। उसने अभियान की उपयोगिता पर सवाल उठाने के लिए खुद को पीछे धकेल दिया, इसकी अवसरवादिता आदि। नील नदी के स्रोतों की यह खोज क्या किसी काम की होगी? क्या वास्तव में मानवता के कल्याण के लिए कोई काम किया जा सकता है? जब अफ्रीकी जनजातियां सभ्य हो जाएंगी तो क्या वे अधिक खुश होंगी? क्या लोगों को यकीन था कि सभ्यता ने अपना निवास यूरोप के बजाय वहां नहीं चुना है? शायद। और फिर क्या कोई थोड़ी देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? अफ्रीका की यात्रा निश्चित रूप से किसी दिन पूरी होगी, और कम खतरनाक तरीके से 1 और महीने में, या साल खत्म होने से पहले 6 महीनों में कोई खोजकर्ता निस्संदेह आएगा, आदि आदि। इन संकेतों ने जो प्रभाव उत्पन्न किया वह उसकी इच्छा या इरादे के बिल्कुल विपरीत था, और डॉक्टर अधीरता से कांपने लगे। तो क्या तुम तैयार हो, बेचारे डिक, क्या तुम तैयार हो? झूठे दोस्त की यह गौरव किसी और का हो तो क्या मुझे अपने पिछले इतिहास के प्रति झूठ बोलना चाहिए? उन बाधाओं के सामने पीछे हट जाना चाहिए जो गंभीर नहीं है? कायरतापूर्ण हिचकिचाहट के साथ उन चीज़ों का बदला लेना चाहिए जो अंग्रेजी सरकार और लंदन की रॉयल सोसाइटी ने मेरे लिए की हैं? लेकिन कैनेडी ने फिर कहा, जिन्होंने इस संयोजन का बहुत अच्छा उपयोग किया। लेकिन डॉक्टर ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मेरी यात्रा अब पैदल चलने वाले अभियानों की सफलता से प्रतिस्पर्धा करने वाली है? क्या आप नहीं जानते कि नए खोजकर्ता अफ्रीका के मध्य की ओर बढ़ रहे हैं? फिर भी मेरी बात सुनो, डिक, और उस नक्शे पर अपनी नज़र डालो।
डिक ने निराशा से उस पर नजर डाली। अब नील नदी के रास्ते ऊपर चढ़ो। मैं इस पर चढ़ चुका हूँ, स्कॉटिश व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। गोंडोकोरो पर रुकें, मैं वहाँ हूँ। और कैनेडी ने मन ही मन सोचा कि ऐसी यात्रा कितनी आसान थी मानचित्र पर। अब इन विभाजकों में से एक बिंदु को लें और उसे उस स्थान पर टिका दें जहां से आगे सबसे साहसी खोजकर्ता शायद ही कभी गए हों। मैंने ऐसा किया है। और अब तट के किनारे 6 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ज़ांज़िबार द्वीप को देखें। यह मेरे पास है। अब उसी समानांतर मार्ग का अनुसरण करो और काज़े तक पहुंचो। मैंने ऐसा किया है। फिर से 33 डिग्री देशांतर के साथ साथ ओकेरेओ झील के मुहाने तक दौड़ी, उस बिंदु पर जहां लेफ्टिनेंट स्पीके को रुकना पड़ा था। मैं वहां हूं। थोड़ा और आगे बढ़ता तो मैं झील में गिर जाता। बहुत बढ़िया। अब क्या आप जानते हैं कि इसके तटों पर रहने वाली जनजातियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हमें क्या मानने का अधिकार है? मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। क्यों? ये झील, जिसका निचला छोर 2 डिग्री और 30 मिनट पर है, भूमध्य रेखा से भी 2.5 डिग्री ऊपर तक फैली होगी। वास्तव में इस उत्तरी छोर से एक जलधारा बहती है जो अवश्य ही नील नदी में मिलती है, चाहे वह स्वयं नील नदी न हो। ये वास्तव में उत्सुकता की बात है। तो फिर अपने विभाजकों के दूसरे सिरे को ओकेरेओ झील के उस छोर पर टिका दो। ये हो गया, दोस्त फर्ग्यूसन। अब आप 2 बिंदुओं के बीच कितने डिग्री गिन सकते हैं? मुश्किल से 2। और क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है, डिक? दुनिया में सबसे छोटा नहीं। क्यों? यह मुश्किल से 120 मील होता है, दूसरे शब्दों में कुछ भी नहीं। लगभग कुछ भी नहीं, सैमुएल। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इस समय क्या हो रहा है? नहीं, मेरी इज्जत की कसम, मैं नहीं जानता। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। भौगोलिक सोसाइटी इस झील की खोज को बहुत महत्वपूर्ण मानती है, जिसकी झलक स्पीक ने देखी थी। उनके तत्वावधान में लेफ्टिनेंट अब कैप्टन स्पीक ने भारत में सेना के कैप्टन ग्रांट को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने खुद को एक बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित अभियान के प्रमुख के रूप में रखा है। उनका मिशन झील पर चढ़ना और गोंडोकोरो लौटना है। उन्हें 5,000 पाउंड से अधिक की सब्सिडी मिली है और केप ऑफ गुड होप के गवर्नर ने हॉटेंटॉट सैनिकों को उनके निपटान में रखा है। वे अक्टूबर 1860 के अंत में ज़ांज़िबार से निकल पड़े। इस बीच कारथोम शहर में अंग्रेजी वाणिज्यदूत जॉन पैथरिक को विदेश कार्यालय से लगभग 700 पाउंड मिले हैं। उन्हें कारथोम में एक स्टीमर को सुसज्जित करना है, उसमें पर्याप्त आपूर्ति करनी है और गोंडोकोरो के लिए अपना रास्ता बनाना है। वहाँ वो कैप्टन स्पीक के कारवां की प्रतीक्षा करेगा और कुछ हद तक उसकी आपूर्ति को फिर से भरने में सक्षम होगा। कैनेडी ने कहा, अच्छी योजना बनाई गई है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर हमें इन खोजी कामों में हिस्सा लेना है तो समय की कमी है। और यह सब नहीं है, क्योंकि जबकि कुछ लोग नील नदी के स्रोतों की खोज के लिए निश्चित कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अन्य अफ्रीका के दिल तक पहुंच रहे हैं। पैदल, कैनेडी ने कहा। हाँ, पैदल, डॉक्टर ने बिना इशारा समझे कहा। डॉक्टर क्राफ्ट भूमध्य रेखा के नीचे स्थित जोब नदी के रास्ते पश्चिम की ओर आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखते हैं। बैरन डे डेकेन पहले ही मोनबाज से निकल चुके हैं। उन्होंने केन्या और किलिमंजारो के पहाड़ों की टोह ली है और अब केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना सारा समय पैदल या खच्चरों पर? कैनेडी ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, ये बिल्कुल वैसा ही है। अंत में डॉक्टर ने फिर कहा, कारथोम में ऑस्ट्रियाई उप वाणिज्य दूत एम डी ह्यूगलिन ने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का आयोजन किया है, जिसका पहला उद्देश्य यात्री वोगेल की खोज करना है, जिसे 1853 में डॉक्टर बार्थ के कार्यों से जुड़ने के लिए सूडान भेजा गया था। 1856 में उन्होंने बोनो छोड़ दिया और चैड झील और दारपुर के बीच स्थित अज्ञात देश का पता लगाने का दृढ़ निश्चय किया। उस समय से उनका कुछ भी पता नहीं चला है। 1860 में अलेक्जेंड्रिया में प्राप्त पत्रों में कहा गया था कि उन्हें वादाई के राजा के आदेश पर मार दिया गया था, लेकिन डॉक्टर हॉटमैन द्वारा यात्री के पिता को संबोधित अन्य पत्रों में बताया गया है कि बोनो के एक फेलाताह के वर्णन के अनुसार वोगेल को केवल वारा में एक कैदी के रूप में रखा गया था।
तब सारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। मेरे मित्र पीटरमैन इसके सचिव हैं। अभियान के खर्च के लिए राष्ट्रीय अंशदान की व्यवस्था की गई है, जिसकी ताकत कई विद्वानों के स्वैच्छिक प्रवेश से बढ़ गई है। और M.D. ह्यूगलिन जून के महीने में मासोवा से रवाना हुए। वोगेल की तलाश में लगे रहने के दौरान उन्हें नील और लेक चैड के बीच के पूरे देश का भी पता लगाना है, यानी कैप्टन स्पीक और डॉक्टर बार्थ के अभियानों को एक साथ जोड़ना है, और तब अफ्रीका को पूर्व से पश्चिम तक पार किया जाएगा। 1 डॉक्टर फर्ग्यूसन के जाने के बाद ये पता चला कि M.D. ह्यूगलिन ने कुछ असहमति के कारण अपने अभियान के लिए निर्धारित मार्ग से एक अलग मार्ग लिया था, जिसकी कमान श्री मुंडजिंगर को सौंप दी गई थी। ठीक है, चतुर स्कॉट ने कहा, चूंकि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो हमारे वहां जाने का क्या फायदा है? डॉक्टर फर्गुसन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि कंधे उचकाकर संतोष कर लिया।